बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान सईद और यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा अबाउट फ़िज़िक्स। तो स्टार्ट हम लोग ले रहे हैं बेटा अपने चैप्टर नंबर 12 से, जो कि हमारे पास सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। तो उस चैप्टर को स्टार्ट जब हम करते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो बेसिक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर का टाइटल अगर आप पढ़ेंगे तो चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब डिफ़ाइन करते हैं तो उसको सिंपली हम लोग डिफ़ाइन किया करते हैं कि जी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। उसको मैं बाद में डिफ़ाइन कर रहा हूँ, उससे भी पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारे पास आती है दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी? ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर मैटर। हमारे पास जो मैटर होता है, मैटर क्या है जी हमारे पास? द अमाउंट, मतलब आप मैटर को जब डिफाइन करते हैं तो एनी सब्सटेंस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मैस, दैट इज बेसिकली नोन एज मैटर। तो कोई भी मैटर होगा हमारे पास, ठीक है, और उस मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी? जिसकी वजह से हमारे पास वो अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके किसी दूसरे मैटर को। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी कहलाती है दैट इज बेसिकली नोन एज चार्ज। अब कई जगह पे आप अगर आप देखते हैं तो चार्ज आपके पास थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी डिफरेंट भी होगी। अब ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है तो ये एज सच आपसे क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा कि हमें यहाँ पे इसको जो है वो किस तरीके से लेके चलना है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को लिखने का मकसद ये था कि आपको आसानी से चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिस तरह मैं कह रहा था आपको कई जगह पे इसकी डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी, तो उस डेफिनेशन में बेसिकली वहाँ पे क्या कहा जा रहा होता है कि हमारे पास चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जब आप किसी भी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। तो जब भी आप किसी सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें और उसके ऊपर फोर्स लगे तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि उसको हम कैसे डिफाइन करें, वो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ बेसिकली नोन एज चार्ज। अब इससे आगे हम बात को लेकर चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन है इस चैप्टर की दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डिस्कस करने क्या लगे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारी डिस्कशन है दैट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इसका मतलब इसमें हम लोग चार्जेस की जो स्टडी करेंगे, चार्जेस को हम स्टडी करेंगे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। चार्जेस यहाँ पे मोशन में नहीं होंगे। जब चार्ज मूवमेंट में आएगा, जब चार्ज मोशन में आएगा तो वहाँ पे वो बन जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे पास हमारा नेक्स्ट यूनिट है। तो यूनिट नंबर 12 में हमारे पास जो डिस्कशन हो रही है दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट हम लोगों ने देखा कि बेसिक डेफिनेशन बन रही है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इससे ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है हमारी बुक में दैट इज कूलम्स लॉ। अब बेटा चार्ल्स कूलम जो था वो एक फ्रेंच मिलिट्री आपके पास साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट भी कहा जाता है इसे। तो चार्ल्स कूलम जो था उसने हमारे पास क्या किया? उसने देखा सबसे पहले चार्ज डिफाइन किया जा चुका था। तो वहां पे कहा जाता है कि आपके पास चार्ज जो है बेटा वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है ये दो कन्वेंशंस बना ली गई। एक तरह के चार्ज को पॉजिटिव कह दिया गया और दूसरी तरह के चार्ज को नेगेटिव कह दिया गया। अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज हम कहते हैं कि मौजूद है उसको कह दिया गया नेगेटिव, और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज मौजूद है उसे कह दिया गया कि वो क्या है? पॉजिटिव। एक फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ा करते हैं जो कि हम लोगों ने 10th में डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि सेम चार्जेस
alike charges repel each other and opposite charges attract each other। तो जो like charges हैं, हमारे पास सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल किया करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे हमें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कूलम्स लॉ पे जाने से पहले, तो कूलम्स लॉ पे जाने से पहले यहाँ पे अगर हम डिस्कस कर लें फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रह जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है बेटा, ये कहता है जी कि हमारे पास जो सेम चार्जेस है बेटा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब जब हमारे पास सेम चार्जेस एक दूसरे को सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो बेटा रिपेल करते वक्त भी उन्होंने कोई ना कोई फोर्स लगानी है, और जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट करते हुए भी उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या लगानी है बेटा, एक फोर्स लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पास रिपेल जब कर रहे होंगे तब भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। रिपेल करना एक दूसरे को धक्का देना, अट्रैक्ट करना एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक बात पता लग रही है कि यहाँ पे चार्जेस एक दूसरे के ऊपर बेटा क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो जब चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोगों ने मेजर भी तो करना है। तो जब हम उस फोर्स को मेजर करना चाहेंगे तो उस फोर्स की हमारे पास क्वांटिटेटिव जो नेचर है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, तो कूलम्स, चार्ल्स कूलम वो साइंटिस्ट था जिसने इस फोर्स को क्वांटिटेटिव नेचर दी थी। तो कूलम्स लॉ में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स। और बेटा ये फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये वो फोर्स है जो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं जब वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो कूलम्स लॉ ने इस फोर्स के हवाले से क्या बात की थी, कूलम्स लॉ में इस फोर्स के हवाले से क्या बात हुई है, या चार्ल्स कूलम ने इस फोर्स के बारे से हमें क्या बताया, ज़रा देखते हैं। अब इस फोर्स पे जाने से पहले मैंने जब जिक्र किया यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो मैंने यहाँ पे बताया कि जी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले मैं दो चार्जेस बना लेता हूँ, ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। ये दोनों चार्जेस मैंने सेम बनाए हैं, आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब इन चार्जेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हम इनको कह रहे हैं कि दीज आर द पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस की जो अगर आप डेफिनेशन की तरफ जाते हैं बेटा, तो पॉइंट चार्जेस को डिफाइन किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो इसकी मैं सबसे आसान एग्जांपल आपको देता हूँ। कहा यह जाता है कि दो चार्जेस लिए जाएं, जिस तरह आप दो बल्ब ले लें, दो बल्ब्स हमारे पास जैसे होते हैं, आप उन बल्ब्स को इतना दूर ले जाएं कि जब आप दूसरी जगह से खड़े होकर देखें तो वो दोनों बल्ब, हम फर्स्ट बल्ब पे जाके देखें तो दूसरा बल्ब एज अ पॉइंट नज़र आ रहा हो, और दूसरे और पहले वाले बल्ब पे जाके दूसरे बल्ब को देखें तो वहाँ पे वो भी आपके पास क्या नज़र आ रहा हो, पॉइंट नज़र आ रहा हो। तो इसका मतलब कि पॉइंट चार्जेस हमारे पास क्या होंगे, ज़रा सुनिएगा। तो बेटा पॉइंट चार्जेस जो है ये वो चार्जेस होंगे जिनके दरमियान की सेपरेशन इनके साइज से बहुत बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ना कुछ बातें जो है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लूँ पहले, तो ज़रा उसको देखिएगा। पॉइंट चार्जेस किन को, पॉइंट चार्जेस की कंसेप्ट क्या है, पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है, ज़रा देखिएगा। तो कहा यह जाता है व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस is very much greater as compared to their magnitude। तो वो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एज अ पॉइंट चार्जेस हमें नज़र आने लग जाएंगे। और यहाँ पे आप इन्हीं पॉइंट चार्जेस के हवाले से एक और बात भी करते हैं कि ये डायमेंशन लेस हैं। डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या है कि ये इतने छोटे आप लोगों को नज़र आते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं
कि हम इनका वॉल्यूम या इनका साइज़ या इनकी मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशंस हम नहीं ले पाते। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हमारी बुक में जो पॉइंट चार्जेस का वर्ड यूज़ हो रहा है वो क्या बता रहा है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लेने हैं, 2 पॉइंट चार्जेस लेने हैं। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस में जाके आगे हम पढ़ेंगे भी सही कि कूलम्स लॉ हमारे पास सिर्फ एप्लीकेबल भी किन पे है, पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। तो ज़रा बेटा अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट चार्ज लिया है इसका नाम रखते हैं Q1, सेकेंड चार्ज का नाम रखते हैं Q2। अब सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि पहली कंडीशन क्या है कि पॉइंट चार्जेस लिए जाएं, और दूसरी कंडीशन ये है कि हम लोगों ने सिर्फ वो फोर्स देखनी है जो कि इस लाइन के अलोंग लग रही होगी। फोर्स इज ओनली कंसीडर्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ 2 चार्जेस। हमारे पास 2 चार्जेस के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, हम फोर्स सिर्फ उस लाइन के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे ये जो चार्ज 1 है ये पॉजिटिव है, ये चार्ज हमारे पास इस दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है बेटा, दिस फोर्स इज बेसिकली द फोर्स ऑफ रिपल्जन वेक्टर है। और ये लगाई किसने है, ये चार्ज 1 ने लगाई है 2 पे, तो इसको कहते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो बेटा इस फोर्स का नाम है F21। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो इसका नाम रखा जाएगा F21। अब देखें, रिपेल करने का मतलब ये है कि ये चार्ज इस चार्ज को अपने आप से परे धकेल रहा है, दूर धकेल रहा है। तो जब ये धकेल रहा है इसको, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये जो फोर्स है दैट इज बेसिकली F21। इसी तरह जो चार्ज 2 है वो चार्ज 1 के ऊपर बेटा जो फोर्स लगाएगा ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ को, और जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे चार्ज 2 चार्ज 1 को रिपेल कर रहा होगा, धक्का लगा रहा होगा इसके ऊपर, तो इस फोर्स का नाम रख दिया जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हमारे पास चार्ज 2 की वजह से चार्ज 1 पे लगने वाली फोर्स, इसको कहा जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो बेटा ये जो फोर्सेस मैंने यहाँ पे बनाई हैं, ये फोर्स हमारे पास वेक्टर है, और वेक्टर में हमें पता है कि वेक्टर की 2 चीज़ें हमारे पास बड़ा ज़रूरी होती हैं देखना, कि वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो बेटा अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कैसे देखा जाए। तो बेटा इसी मैग्नीट्यूड के हवाले से चार्ल्स कूलम ने हमारे पास बात की थी, और उसने क्या बात की थी अभी हम इसको यहाँ पे शेयर करते हैं। तो कूलम्स लॉ की बेटा हमेशा स्टेटमेंट होती है, तो इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, कभी भी लॉ के लिए डेफिनेशन का वर्ड यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं, ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। तो बेटा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस भी कह सकते हैं या 2 चार्जेस भी कह सकते हैं, बिटवीन 2 चार्जेस इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of magnitude of the charges। ये पहली चीज आ गई कि हमारे पास यहां पे जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between their centers। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट बनती है कूलम्स लॉ की। अब ज़रा इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नंबर 1
जो यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब कौन सी फोर्स? जो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं व्हेन दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो चार्जेस जब रेस्ट की स्टेट में है और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये अट्रैक्शन की भी हो सकती है, ये रिपल्जन की भी हो सकती है, जैसा कि हमने पहले बात की। बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पहली बात है जी। ये फोर्स जो है बेटा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, ये पहली बात आ गई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, पहली चीज। दूसरी चीज, यही फोर्स हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, जो कि इन चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान में है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे भी सही कि ये हमारे पास इसके सेंटर से लेकर दूसरे चार्ज के सेंटर तक, फर्स्ट चार्ज के सेंटर से लेकर दूसरे चार्ज के सेंटर तक जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली आर। और ये फोर्स जो है ये इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों बातों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसी स्टेटमेंट को जब हम आगे लेके चलेंगे तो ज़रा देखिएगा ये इक्वेशन आगे जाके किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। अब इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा था बेटा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर ख़त्म किया जाए और इक्वालिटी का साइन लेके आया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा F। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है जिस तरह हम लोगों ने पहले यहाँ पे डिस्कस किया। दिस फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बेटा अब यहाँ पे K क्या है? K is the constant of proportionality, और इस कांस्टेंट का जो नाम है दैट इज बेसिकली कूलम्स कांस्टेंट। तो इस K का नाम बेटा कूलम्स कांस्टेंट है। ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये आपने याद रखना है कि दिस कांस्टेंट इज मीडियम डिपेंडेंट। अब इसकी वैल्यू पे अलग से बात करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें कि इसकी वैल्यू पे बात करने लगे हैं जब, तो इसके दो फार्मूलाज आप यहाँ पे, दो फॉर्म्स आप इसकी यहाँ पे देखेंगे। पहली फॉर्म इसी फार्मूला से निकलेगी कि K इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर। बेटा ये आर स्क्वायर यहाँ पे जाके F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय Q1 Q2। ये हमारे पास इस फार्मूला से इसकी फॉर्म निकलती है। और वैसे अगर आप इस K की वैल्यू देखना चाहें तो बेटा K जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो K की वैल्यू है ये हमारे पास आ रही है फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की वैल्यू क्यों कह रहा हूं अभी आपको ये भी नजर आएगा। तो बेटा यहां पे अगर आप देखते हैं इसके अंदर एक फैक्टर आ रहा है, दिस फैक्टर इज नोन एज परमिटिविटी। अब बेटा परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी को आसान लफ्जों में डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं कि किसी भी मीडियम की एबिलिटी कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोई भी मीडियम अपने अंदर कितना स्ट्रांगली डेवलप कर सकता है। तो बेटा परमिटिविटी दोबारा सुनिएगा, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो मीडियम अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप करवाएगा, ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा, हम कहेंगे उस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक तरफ हम ले लेते हैं बेटा वैक्यूम। अब वैक्यूम है खाली जगह, ठीक है। अब उस खाली जगह की अगर हम बात कर रहे हैं
तो वैक्यूम के अंदर हमारे पास दो चार्जेस को रखा जाए, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे रखा, तो इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है इसके सेंटर में। आगे जाके हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होती है। जैसे बेटा चार्जेस को हटाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे कोई मीडियम ले लूँ इनके दरमियान में, ठीक है, कोई भी हम मीडियम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर, ठीक है। तो आप जब दो चार्जेस को यहाँ पे लाएंगे तो इसके दरमियान में जो रीजन है वो अब हमने ले लिया वाटर। तो जैसे हम चार्जेस को हटाएंगे वाटर के अंदर से आपको पास जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम के मुकाबले में ज़्यादा मिल रही होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगी। कहने का मकसद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन के अंदर ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगी, ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड डेवलप होगी, ठीक है। तो बेसिकली जब मीडियम आएगा फोर्स कम हो जाएगी। अब फोर्स कैसे कम होगी ये अभी हम यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो K है मैंने बता दिया सबसे पहले कि दिस K इज़ मीडियम डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि मीडियम बदलने के साथ साथ ये K बदलेगा। अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस K की जो वैल्यू है दैट इज़ क्वांटिटेटिव वैल्यू है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट जो है ये जो नीचे आपको सर्कल नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली नोन एज नॉट। तो इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, नीचे लगाया गया नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट ये इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भला, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूं। इससे पहले अगर मैं आपको K की वैल्यू बता दूं, फॉर फ्री स्पेस द वैल्यू ऑफ K इज 9 × 10⁻⁹। अब इसका बेटा यूनिट जरा देखिएगा, फोर्स आ रहा है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, आर स्क्वायर के लिए आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो कूलम इंटू कूलम दैट विल बिकम कूलम स्क्वायर। तो अगर आप इसका यूनिट देखें तो बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे परमिटिविटी की अगर बात की जाए तो बेटा अगर आप एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 पाई K। याद रखिएगा ये K इस वक्त फ्री स्पेस के लिए बात हो रही है, इसे आप K नॉट कह दें या K प्राइम कह दें, आपकी मर्जी है। इस वक्त जो इसकी वैल्यू आती है दैट इज 8.85 इसका यूनिट देखिए 8.85 × 10⁻12, और यहाँ पे जो यूनिट बचेगा बेटा वो इस यूनिट का इन्वर्स होगा। तो बुक में ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा पर न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन था तो इधर आ गया पर न्यूटन। यहाँ पे आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ रहा था तो यहाँ पे साथ में आ जाएगा दैट विल बी कूलम स्क्वायर। तो बेटा यहाँ तक अभी तक हमने सिर्फ इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह जो मज़ीद इससे आगे की डिस्कशन है इसी लॉ के वाले से वो हम इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में लेके चलेंगे। तो बेटा यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना, जो बातें मैंने आप लोगों को बताई उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसका बाकी का पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।